गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करते हैं बच्चों अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग फिर मैनेजरियल रेम्युनरेशन को पढ़ने का काम करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैनेजरियल रेम्युनरेशन से रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट थे, यानी कहने का मतलब कि मैनेजरियल रेम्युनरेशन किसे कहा जाता है, डायरेक्टर क्या होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होते हैं, फुल टाइम डायरेक्टर क्या होते हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर क्या होते हैं, ऐसे जितने भी टॉपिक थे वो सारे टॉपिक को पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। कॉन्सेप्चुअली उसके बारे में हम लोगों ने देख रखा है। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में मैनेजरियल रेम्युनरेशन से रिलेटेड उसके प्रैक्टिकल पोर्शन को देखने का काम करेंगे। तो वैसे बच्चों जो हमारे वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं, वैसे बच्चों से नम्र निवेदन है कि वो हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखने का काम करें। अच्छा लगते हैं तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद ही इस वीडियो की ओर आए, तब इस वीडियो के बारे में या मैनेजरियल रेम्युनरेशन के बारे में अच्छी तरीके से वो समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, मैंने कहा था कि मैनेजरियल रेम्युनरेशन जो पढ़ना है वो हमें किसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो पिछले क्लास में मैंने कहा था कि ये जो मैनेजरियल रेम्युनरेशन हम लोगों को जो पढ़ना है वो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत पढ़ना है। कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत किस सेक्शन के अंतर्गत? तो अंडर सेक्शन 197 और अंडर सेक्शन 198 के अंतर्गत हमें किसके बारे में पढ़ना है? मैनेजरियल रेम्युनरेशन के बारे में पढ़ना है। तो अंडर सेक्शन 197 कहता क्या है? कहता है कि कंपनी एक्ट 2013 ने मैनेजरियल रेम्युनरेशन से रिलेटेड कुछ परसेंटेज दे रखे हैं, यानी इस परसेंटेज के आधार पर ही आप मैनेजरियल रेम्युनरेशन को क्या कर सकते हो, कंप्यूट या कैलकुलेट कर सकते हो। ये कितने परसेंटेज है ये आपको यहां पर देखने का काम करते हैं। कहता है कि अगर मैनेजरियल रेम्युनरेशन को देखा जाए तो 197 कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत कहा गया कि अगर कोई भी मैनेजरियल पर्सनल है उसको उसके नेट प्रॉफिट पर उसे क्या मिलेगा? रेम्युनरेशन मिलेगा। यानी अगर कोई भी मैनेजरियल पर्सनल है, यानी पर्सन है, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे वो होल टाइम डायरेक्टर हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो पार्ट टाइम डायरेक्टर हो, उसे जो भी नेट प्रॉफिट होंगे उस नेट प्रॉफिट का उसको क्या दिया जाएगा? परसेंटेज रेम्युनरेशन दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? तो कहता है कि ओवरऑल, यानी अगर टोटल देखा जाए तो टोटल आपका 11% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कंपनी 2013 ने साफ साफ कहा है कि अगर मैनेजरियल रेम्युनरेशन टोटल दिए जाएंगे, यानी ओवरऑल अगर है तो वो 11% से अधिक नहीं दिया जाएगा। यानी लास्टली उन्होंने कितने परसेंट के बारे में बता रखा है? 11% के बारे में बता रखा है। सेकेंड उन्होंने कहा कि अगर इफ देयर इज वन मैनेजरियल पर्सन, अगर एक मैनेजरियल पर्सन है, एक मैनेजरियल पर्सनल है, तो उसे कितना दिया जाएगा? 5% दिया जाएगा। किसका? नेट प्रॉफिट का 5% उसे क्या मिलेगा? रेम्युनरेशन मिलेगा। नेट प्रॉफिट का 5% उसे क्या दिया जाएगा? रेम्युनरेशन दिया जाएगा। अगर एक से अधिक है, मोर देन वन, एक से अधिक मैनेजरियल पर्सनल है या मैनेजरियल पर्सन है, तो उसे कितना दिया जाएगा? उसे 10% दिया जाएगा। नेट प्रॉफिट का कितना परसेंट दिया जाएगा? 10% उसे रेम्युनरेशन दिया जाएगा। बातें कुछ समझ में आया बच्चों कि अगर मैनेजरियल रेम्युनरेशन जो दिया जाएगा वो 11% से अधिक नहीं होगा। अगर एक है तो आपके 5% दिए जाएंगे। अगर एक से
एक से अधिक है मैनेजरियल पर्सन तो 10% से अधिक नहीं दिए जाएंगे। सेम उसी प्रकार कहा गया है कि अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर को देखा जाए, तो पार्ट टाइम डायरेक्टर को कितना रेम्युनरेशन दिया जाएगा। तो यहां पर कहा गया है कि इफ देयर इज नो मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर, अगर कोई मैनेजर या होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, तो पार्ट टाइम डायरेक्टर को कितना परसेंट रेम्युनरेशन दिया जाएगा? 3% रेम्युनरेशन दिया जाएगा नेट प्रॉफिट का। उसी प्रकार अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है और साथ में WTD का मतलब होता है होल टाइम डायरेक्टर, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है और WTD है तो पार्ट टाइम डायरेक्टर को कितना परसेंट दिया जाएगा? 1% इसके नेट प्रॉफिट का रेम्युनरेशन दिया जाएगा। तो बच्चों ये ऐसे परसेंटेज है जो आपको किसी भी रूप में याद करना पड़ेगा। तो कहिएगा कि सर पार्ट टाइम डायरेक्टर को क्यों रेम्युनरेशन कम मिल रहा है? क्योंकि आपको पता ही होगा कि पार्ट टाइम डायरेक्टर कभी भी बिजनेस में पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जब वो बिजनेस में पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो क्या उनका रेम्युनरेशन ज्यादा होगा कि कम होगा? ऑब्वियसली उनके रेम्युनरेशन कम होंगे। इसलिए कहा गया कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो 11%, अगर एक मैनेजरियल पर्सन है तो 5%, एक से अधिक मैनेजरियल पर्सन है तो 10%। अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर को रेम्युनरेशन दिया जाएगा तो कहता है कि अगर मैनेजर या होल टाइम डायरेक्टर नहीं है तो पार्ट टाइम डायरेक्टर को 3% दिया जाएगा। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर है तो पार्ट टाइम डायरेक्टर को 1% उसके नेट प्रॉफिट का रेम्युनरेशन दिया जाएगा। तब यहाँ पर बातें आती है कि सर ये नेट प्रॉफिट क्या हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेट प्रॉफिट है? नहीं बच्चों, ये नेट प्रॉफिट जो हमें कंप्यूट करना है वो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर सेक्शन 198 के अंतर्गत कंप्यूट करना है। किसके अंतर्गत कंप्यूट करना है? अंडर सेक्शन 198 के अंतर्गत कंप्यूट करना है। तो बच्चों अब यहाँ पर हम लोग समझने का काम करेंगे कि कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय जाहिर सी बात है कि नेट प्रॉफिट में आपके दो ही आइटम होते हैं, एक वो आपके इनकम हो सकते हैं और एक वो आपके क्या हो सकते हैं? एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम उन सभी आइटम्स जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, जो कंपनी एक्ट 2013 ने कहा है, उसने उसे दो भागों में बांट दिया है। एक को वो कहता है अलॉयड इनकम और दूसरे को वो कहता है डिसअलॉयड इनकम। उसी प्रकार एक्सपेंसेस को भी उसने दो भागों में बांट दिया है। एक को वो कहता है अलॉयड एक्सपेंसेस और दूसरे को वो कहता है डिसअलॉयड एक्सपेंसेस। अलॉयड एक्सपेंसेस का मतलब होता है वैसा एक्सपेंसेस जो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत सेक्शन 198 के अंतर्गत अगर नेट प्रॉफिट कंप्यूट करना है तो ऐसे आइटम आपके अलॉयड माने जाएंगे, यानी ऐसे आइटम आपके नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय कंसीडर किए जाएंगे। ऐसे आइटम नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय कंसीडर किए जाएंगे और जो डिसअलॉयड इनकम होगा वो आपके नेट प्रॉफिट को निकालते समय ध्यान में नहीं रखे जाएंगे। उसी प्रकार उन्होंने एक्सपेंसेस के अंतर्गत भी अलॉयड एक्सपेंसेस के अंतर्गत वही बातें बोले कि अगर ऐसे आइटम हैं तो इसे अलॉयड मानिएगा, यानी नेट प्रॉफिट निकालते समय इसे आप एक्सपेंसेस के अंतर्गत कंसीडर कीजिएगा, एक्सपेंसेस इसे मानिएगा। और डिसअलॉयड एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करते समय उसे आप शामिल नहीं कीजिएगा। तब यहाँ पर बातें आती है कि सर वो कौन कौन से आइटम होंगे जिसे हम अलॉयड मानेंगे और वो कौन कौन से आइटम होंगे जिसे हम डिसअलॉयड मानेंगे। ध्यान से समझिएगा बच्चों, आराम से समझने का काम कीजिएगा। तो नेट प्रॉफिट
अगर हम निकालते हैं सेक्शन 198 के अंतर्गत, तो देखिए इनकम और एक्सपेंसेस को हमने क्या कर दिया है, दो भागों में बांट दिया है। एक इनकम जो हमारा अलाइड होगा और एक इनकम जो हमारा डिसअलाइड होगा। उसी प्रकार एक एक्सपेंसेस जो हमारे अलाइड होंगे, दूसरे एक्सपेंसेस जो हमारे क्या होंगे, डिसअलाइड होंगे। क्लियर है? हाँ, अलाइड में उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा कि अगर किसी भी प्रकार का कोई सब्सिडरी पे किया जाता है कंपनी को, अगर किसी भी प्रकार का कोई सब्सिडरी कंपनी को मिल रहा है किसी से भी, तो वो उसके लिए अलाइड इनकम माना जाएगा। यानी वो नेट प्रॉफिट को निकालते समय उसे अलाइड माना जाएगा और उसे नेट प्रॉफिट के इनकम में शामिल किया जाएगा। और साथ ही साथ वैसे प्रत्येक ऑपरेटिंग इनकम जो बिजनेस को चलाने के लिए, जो कंपनी को चलाने के लिए जरूरी है और वो कंपनी से रिलेटेड है, तो वैसे इनकम भी वो अलाइड इनकम माने जाएंगे। और नेट प्रॉफिट को कंप्यूट करते समय या कैलकुलेट करते समय वैसे इनकम को उसमें हम लोग क्या करते हुए चले जाएंगे, कंसीडर करते हुए चले जाएंगे, उसमें शामिल करते हुए चले जाएंगे। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर है या डिवेंचर है, तो ये इनकम आपके नेट प्रॉफिट में शामिल नहीं किए जाएंगे। इसे इसने कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 198 ने इसे क्या कहा, डिसअलाइड कहा कि ये इनकम आपके लिए अलाइड नहीं है, बल्कि ये आपके लिए इनकम क्या है, डिसअलाइड है। ऐसे भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंतर्गत याद रखिएगा बच्चों, कभी भी प्रीमियम को हम, जो हमारे शेयर डिवेंचर का प्रीमियम होता है, उसे कभी भी हम पीएल अकाउंट में शो करते भी नहीं। अगर मान लेते कि कर दिए, तब वो क्या बन जाएगा, डिसअलाइड बन जाएगा और नेट प्रॉफिट के अंतर्गत उसे शामिल नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार अगर फॉरफीचर शेयर से किसी भी प्रकार का प्रॉफिट होगा, ये भी आपके डिसअलाइड इनकम है। और अगर किसी प्रकार का कोई कैपिटल प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट का मतलब सिंपल में एक ही बात कहा गया कि किसी एसेट को बेचने से अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट जनरेट होता है, तो वो आपके कौन से प्रॉफिट कहलाते हैं, कैपिटल प्रॉफिट कहलाते हैं। तो वो प्रॉफिट भी आपके क्या माने जाते हैं, डिसअलाइड इनकम माने जाते हैं। रेगुलर नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये इनकम ऐसे इनकम हैं जो पीएल अकाउंट में शो नहीं किए जाते हैं। अगर कर दिए गए तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय इसे सबको हम क्या मान लेंगे, सब हमारे कौन से इनकम हो जाएंगे, डिसअलाइड इनकम होंगे और इसे नेट प्रॉफिट के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाएंगे। सेम उसी प्रकार अगर एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हो तो कहा गया है अलाइड एक्सपेंसेस कौन सा होगा, तो कहता है कि सारे के सारे इंटरेस्ट, चाहे वो शॉर्ट टर्म के हो या लॉन्ग टर्म के हो, अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, वो सब के सब आपके क्या हो जाएंगे, अलाइड एक्सपेंसेस माने जाएंगे। उसी प्रकार किसी भी प्रकार का कोई भी रिपेयर्स, बशर्ते ये एक्चुअल रिपेयर्स होना चाहिए। एक्चुअल रिपेयर्स का मतलब होता है जो आपने खर्च किया है, लेकिन अगर इसके लिए कोई प्रोविजंस कर रखे हैं और वो अगर आप चाहिएगा कि अलाइड माने, तो वो आपके अलाइड नहीं होंगे। इसलिए मैंने लिखा है कि ऑल टाइप्स ऑफ रिपेयर, एक्चुअल रिपेयर्स आपके अलाइड है, लेकिन प्रोविजन फॉर रिपेयर नॉट अलाइड। यानी प्रोविजन फॉर रिपेयर्स को आप अलाइड नहीं मानते हो। क्लियर है? उसी प्रकार देखा जाए अगर किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन करते हो आप 181 के अंतर्गत, वो आपके क्या हो जाएंगे, अलाइड हो जाएंगे। ये आप बता दोगे कि 181 के अंतर्गत कौन सा कंट्रीब्यूशन किया गया है। उसके बाद अगर कोई एबनॉर्मल टैक्सेस है तो भी वो अलाइड एक्सपेंसेस है। अगर किसी प्रकार का बोनस है तो भी वो अलाइड एक्सपेंसेस है। अगर किसी प्रकार का बैड डेट्स है तो भी ये अलाइड एक्सपेंसेस है, बशर्ते ये एक्चुअल बैड डेट्स होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, एक्चुअल बैड डेट्स होना चाहिए जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया है। लेकिन अगर इसके लिए कोई प्रोविजंस किया गया है तो वो प्रोविजंस आपके अलाइड
नहीं होंगे, यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी आपका अवॉइड एक्सपेंसेस माना नहीं जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई कंपनसेशन आप पे करते हो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो आप लोग को पता ही होगा कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस के लिए किया जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट को आप तोड़ देते हो तो उसके लिए आपको कॉम्पनसेशन पे किया जाता है। तो ये जो कॉम्पनसेशन आप पे करते हो ये भी आपके कौन से एक्सपेंसेज है? अवॉइड एक्सपेंसेज है। किसी भी प्रकार का कोई भी इंश्योरेंस अवॉइड एक्सपेंसेज। डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 123, डेप्रिसिएशन यहाँ पर किसको अवॉइड माना है? तो कहता है कि वो डेप्रिसिएशन जो सेक्शन 123 के अंतर्गत आते हैं, ये डेप्रिसिएशन आपको कंप्यूट करके क्वेश्चन में दे दिया रहेगा बच्चों। क्लियर है? आगे डायरेक्टर का अगर किसी भी प्रकार का कोई सिटिंग फी है तो वो आपके लिए अवॉइड है, लेकिन अगर डायरेक्टर का कोई सैलरी या कमीशन दिया गया है, यानी डायरेक्टर का अगर किसी प्रकार का कोई रेमुनरेशन है जो सैलरी और कमीशन के रूप में दिया जाता है, तब वो अवॉइड नहीं है, तब वो अवॉइड नहीं है। और उसके बाद ऑल अदर नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और इसके अलावा भी अगर कोई एक्सपेंसेस है जैसे रेंट पे करते हैं, जैसे सैलरी पे करते हैं, ये सब आपके अवॉइड एक्सपेंसेस माने जाएंगे। यानी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय ये सारे के सारे आपके क्या माने जाएंगे? अवॉइड एक्सपेंसेस माने जाएंगे। क्लियर है? अब देखते हैं डिसअवॉइड एक्सपेंसेस के अंतर्गत, डिसअवॉइड एक्सपेंसेस के अंतर्गत अगर नॉर्मल इनकम टैक्स है तो वो आपके डिसअवॉइड हो जाएंगे। वॉलेंट्री कॉम्पनसेशन अगर आप पे करते हो, यानी अगर आप खुद से किसी कर्मचारी के लिए वॉलेंट्री कॉम्पनसेशन पे करते हो तो वो बिजनेस के लिए नहीं होते हैं, बल्कि उसे क्या मान लिया जाता है? डिसअवॉइड माना जाता है। जैसे एक्स ग्रेसिया का अगर किसी प्रकार का कोई पेमेंट करते हो तो ये आपके क्या हो जाएंगे? डिसअवॉइड हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर किसी प्रकार का कोई कैपिटल लॉस है तो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा? डिसअवॉइड एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो ये अवॉइड और डिसअवॉइड ऐसे आइटम्स हैं जो आपके नेट प्रॉफिट को, यानी रेमुनरेशन के अंतर्गत जो आपके नेट प्रॉफिट दिए हुए हैं उस नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बच्चों एक बात कहेंगे, थोड़ा सा इस पॉइंट को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा ताकि आसानी से आप मैनेजरियल रेमुनरेशन को कंप्यूट कर सको। अब ये अवॉइड और डिसअवॉइड के बारे में समझ में आ गया। अब कैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे ये समझने का काम कीजिएगा बच्चों। यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं, ध्यान देने का काम कीजिएगा कि जैसे ही हम लोग सेक्शन 198 के अंतर्गत आते हैं तो क्वेश्चन या तो आपके ग्रॉस प्रॉफिट से देख सकते हैं या तो आपके नेट प्रॉफिट से दे सकते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो क्वेश्चन ऑलवेज वो किससे देता है? नेट प्रॉफिट से देता है। तो नेट प्रॉफिट जब वो आपको कंप्यूट करके दे देगा तो ये नेट प्रॉफिट पर क्या हम अपना रेमुनरेशन निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? तो नहीं बच्चों, ये जो नेट प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे वो नेट प्रॉफिट आपके रहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। और मैंने शुरू में ही बता दिया है कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेना नहीं है, बल्कि हमें रेमुनरेशन कैलकुलेट करने के लिए जो नेट प्रॉफिट मुझे कंसीडर करना है वो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 198 का लेना है। यानी 198 के अंतर्गत हमें नेट प्रॉफिट कंप्यूट करना है। तो जो नेट प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग दे चुका है उस नेट प्रॉफिट को हमें किसके अंतर्गत लाना होगा? सेक्शन 198 के अंतर्गत हमें नेट प्रॉफिट लाना होगा। बातें कुछ समझ में आया कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का पीएल आपको दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, उस नेट प्रॉफिट को बदलकर हमें सेक्शन 198 का नेट प्रॉफिट लाना है ताकि हम क्या निकाल सके? रेमुनरेशन को कैलकुलेट कर सके। तो वैसे बच्चों जो नेट प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंतर्गत दे चुके होंगे
क्या उस नेट प्रॉफिट में हम ये सारे इनकम, चाहे वो अलाइड हो चाहे वो डिसअलाइड हो, चाहे वो एक्सपेंसेस अलाइड हो या डिसअलाइड हो, क्या उसमें हमने कंसीडर कर लिया होगा, यानी उसमें शामिल कर लिया होगा या नहीं कर लिया होगा? हाँ सर जी, वो नेट प्रॉफिट में हमने ये जो इनकम है या ये जो आपके एक्सपेंसेज है, चाहे वो अलाइड हो चाहे वो डिसअलाइड हो, चाहे वो अलाइड एक्सपेंसेज हो चाहे वो डिसअलाइड हो, ये सारे के सारे इस प्रॉफिट एंड लॉस के नेट प्रॉफिट में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। तो हमें इस नेट प्रॉफिट को सेक्शन 198 के नेट प्रॉफिट के अंतर्गत अगर कैलकुलेट करना होगा तो वैसे प्रत्येक डिसअलाइड एक्सपेंसेस जो आपके प्रॉफिट को, ध्यान से समझिएगा, वैसे प्रत्येक डिसअलाइड एक्सपेंसेस जो आपके प्रॉफिट को कम कर रखा है, क्योंकि अगर आपने नॉर्मल इनकम टैक्स को नेट प्रॉफिट के अंतर्गत, प्रॉफिट एंड लॉस के नेट प्रॉफिट के अंतर्गत शो कर दिया होगा तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट घट गया होगा। 198 के नेट प्रॉफिट लाने के लिए उसे क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। उसी प्रकार अगर किसी भी प्रकार का कोई एक्स ग्रेसिया का पेमेंट जो कि डिसअलाइड है, इनकम टैक्स आपके मैनेजरियल रेम्युनरेशन कंपनी एक्ट 198 ने साफ कहा है कि ये डिसअलाइड है, अगर ये आपने नेट प्रॉफिट में शामिल कर रखा है तो फिर से आपका प्रॉफिट क्या हो चुका होगा? घट गया होगा। क्या करेंगे? एक्चुअल नेट प्रॉफिट लाने के लिए फिर से उसे बढ़ाना होगा, यानी जो भी आपके डिसअलाइड होंगे अकॉर्डिंग टू नेट प्रॉफिट, अगर हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंतर्गत दिया हुआ है तो ये जो डिसअलाइड होंगे हम सिर्फ उसी पर ध्यान देने का काम करेंगे। अगर क्वेश्चन नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है तो हम सिर्फ किस आइटम को ध्यान रखेंगे? डिसअलाइड को ध्यान रखेंगे। अगर डिसअलाइड एक्सपेंसेस होगा जो आपके प्रॉफिट को कम कर दिया है, डिसअलाइड एक्सपेंसेस जो होगा जो आपके प्रॉफिट को कम कर दिया है, रेम्युनरेशन के निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट लाने के लिए, एक्चुअल नेट प्रॉफिट लाने के लिए इस डिसअलाइड एक्सपेंसेस को हमें क्या करना होगा? ऐड करना होगा, ताकि हम अकॉर्डिंग टू 198 सेक्शन के अंतर्गत अपने नेट प्रॉफिट को जान सके। उसी प्रकार अगर ये प्रीमियम मैंने पीएल अकाउंट के नेट प्रॉफिट में शामिल कर दिया, या फॉरफीचर ऑफ शेयर मैंने पीएल के नेट प्रॉफिट में शामिल कर दिया, या कैपिटल प्रॉफिट मैंने पीएल के नेट प्रॉफिट में शामिल कर दिया, क्या ये कभी भी पीएल अकाउंट में शामिल होता है? नहीं। लेकिन अगर ये शामिल कर दिए होंगे तो मेरा प्रॉफिट क्या हो चुका होगा? बढ़ चुका होगा। बच्चों ये डिसअलाइड है, क्या करेंगे इसे हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। यानी जो डिसअलाइड आपका इनकम होगा उसे क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। और जैसे ही डिसअलाइड एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, डिसअलाइड इनकम को माइनस करेंगे, अकॉर्डिंग टू नेट प्रॉफिट जो अब आ जाएगा वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? सेक्शन 198 के अंतर्गत आ जाएंगे। और जब सेक्शन 198 के अंतर्गत आ जाएंगे तो जो भी मैनेजर होंगे, अगर होल टाइम है या पार्ट टाइम है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप मैनेजरियल रेम्युनरेशन क्या कर लीजिएगा? कैलकुलेट कर दीजिएगा। बातें क्लियर है? लेकिन अगर कहिएगा ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है ग्रॉस प्रॉफिट तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर का पार्ट है, और जब प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर का पार्ट है तो ग्रॉस प्रॉफिट के अंतर्गत अगर मुझे नेट प्रॉफिट लाना होगा तो उसी एक्सपेंसेज को लेंगे या उसी इनकम को लेंगे जो बिजनेस का अवॉइड होगा, जो बिजनेस का क्या होगा? अवॉइड होगा। और जैसे ही अवॉइड होंगे अगर हम इसे खुद शामिल कर देंगे तो यहां पर जो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा वो कौन से सेक्शन के अंतर्गत आ जाएंगे? अंडर सेक्शन 198 के अंतर्गत आ जाएंगे। और इसके हिसाब से आप अपने प्रॉफिट को क्या कर लीजिएगा? कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये रेयर केस होते हैं बच्चों की दिया रहता है, जनरली ये दिए रहते हैं। तो अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो डिसअलाइड को ध्यान में रखते हुए आप अपने नेट प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198 के अंतर्गत कंपनी एक्ट 2013 का कैलकुलेट कर लोगे और उस पर जो परसेंटेज दे रखा है उस परसेंटेज को लगा के आप रेम्युनरेशन निकाल सकते हो।
क्लियर है बच्चों?